हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमारी अभी जो टारगेट सीरीज चल रही है उसमें हमारा पीओटी स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया है? पीओटी। ओके। तो हमारा पीओटी में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। पीओटी में यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो टीएम हमारा चल रहा है जिसको हम पीओटी बोलते हैं, इसमें हमने यूनिट 1 जो हमारा था एनालिसिस सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें पहला वीडियो डाल दिया, अपलोड कर दिया यूट्यूब में। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। टीएम पीओटी का हमारा ये सेकेंड वीडियो है, सेकेंड है ये। इसमें हम करेंगे यूनिट 2 के 25 एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे 25। जो आपका सीआईटीएस फाइनल एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जाम वो कब है? 5 जुलाई। तो 5 जुलाई का आपका सीआईटीएस जो फाइनल एग्जाम है उसमें पीओटी आएगी आपकी। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो 100 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहेगा, तो 100 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी हम लेक्चर्स करा रहे हैं, वीडियोस करा रहे हैं आपको, उतने आपको बस पढ़ के चले आने, एमसीक्यू क्वेश्चन करके चले आने हैं। तो उन सभी वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है। चाहे आप चाहें तो 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं। 2x की स्पीड से देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और रट रट जाएंगे। तो आपको जो सीबीटी एग्जाम है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे वीडियोस लेक्चर्स देखने हैं, अच्छे से देखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं जो टॉपिक्स करा रहे हैं, हम यूनिट करा रहे हैं, इन्हीं से सब क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो पीओटी का सेकेंड यूनिट का है। चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? व्हाट रोल डू सेक्टर स्किल काउंसिल, एसएससी जो है सेक्टर स्किल काउंसिल, प्ले इन एनएसक्यूएफ, प्ले इन एनएसक्यूएफ। व्हाट रोल डू सेक्टर काउंसिल स्किल काउंसिल प्ले इन एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ में सेक्टर स्किल काउंसिल एसएससी की क्या भूमिका है आपको बतानी है। जो एनएसक्यूएफ है उसमें जो एसएससी है, एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म भी आ सकता है, सेक्टर स्किल काउंसिल। ठीक है, ये एसएससी का फुल फॉर्म है, सेक्टर स्किल काउंसिल। जो एसएससी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है, डीजीटी की जो बॉडी है, एनएसक्यूएफ का क्या रोल रहता है ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देख लें, डिजाइनिंग कैरिकुलम, पाठ्यक्रम तैयार करना होता है एनएसक्यूएफ का काम, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, सेटिंग अप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी, डिफाइनिंग कंपिटेंसी स्टैंडर्ड्स, योग्यता मानकों को परिभाषित करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा था? कंडक्टिंग रिसर्च, शोध करना, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। सेट सॉरी, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। डिफाइनिंग कंपिटेंसी स्टैंडर्ड, योग्यता मानकों को परिभाषित करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो एनएसक्यूएफ रहता है इसका काम क्या रहता है? डिफाइनिंग कंपिटेंसी, डिफाइनिंग कंपिटेंसी स्टैंडर्ड्स, ये इसका काम रहता है, योग्यता मानकों को परिभाषित करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन का, क्वेश्चन वन का ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दी सेट लेवल इन दी साइकोमोटर डोमेन। निम्नलिखित में से कौन सा साइकोमोटर डोमेन में सेट स्तर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको बताना है जो आपका साइकोमोटर डोमेन है, जो उसमें सेट है, सेट का
स्तर सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो सेट है उसका स्तर क्या है, वो जो सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका ऑप्शन क्या है? रेडीनेस टू एक्ट, कार्रवाई करने की तत्परता, ये हो सकता है, और ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ स्किल्स, कौशल का समायोजन, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट्स, नई हरकतें बनाना, ये भी नहीं होगा। इवेल्युएटिंग एक्शंस, कार्रवाई का मूल्यांकन करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडीनेस टू एक्ट, कार्रवाई करने की तत्परता, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर, रेडीनेस टू एक्ट, कार्रवाई करने की तत्परता। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? विच लेवल इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, विच लेवल इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, किस स्तर में नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करना शामिल है? किस स्तर में नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करना शामिल है? आपको ऑप्शन दिए हैं। रिमेम्बरिंग, आपका रिमेम्बरिंग याद रखना, ये आप ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, समझना, ये आंसर भी गलत होगा। ऑप्शन सी अप्लाइंग, लागू करना, ये आपका आंसर गलत, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अप्लाइंग, लागू करना। ऑप्शन डी इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विच लेवल इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस, न्यू सिचुएशंस, किस स्तर में नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करना शामिल है? अप्लाइंग, अप्लाइंग ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर, लागू करना, लागू करना आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी अप्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज एनएसक्यूएफ हेल्प इन ब्रिजिंग द स्किल गैप इन इंडिया? एनएसक्यूएफ भारत में कौशल अंतर को पाटने में कैसे मदद करता है? हाउ डज एनएसक्यूएफ हेल्प इन ब्रिजिंग द स्किल गैप इन इंडिया? आपको बताना है कि फोर्थ का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वाई फंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संसाधनों को निधि देकर, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, वाई स्टैंडर्डाइजिंग स्किल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, कौशल प्रशिक्षण और मूल्यांकन को मानीकृत करके। ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। बाई प्रोमोटिंग फॉरेन कोलैबोरेशन, विदेशी सहयोग को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी बाई प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करके, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एनएसक्यूएफ है। एनएसक्यूएफ हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा? वाई ब्रिजिंग, ब्रिजिंग स्किल, स्किल गैप, स्किल गैप जो है इंडिया में उसको एनहांस करने के लिए कैसे होगा? वाई फंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थानों को निधि देकर, ये सुटेबल आंसर नहीं होगा क्योंकि फंड तो देंगे, ये तो मेनली होगा ही कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम फंड देकर ही करेंगे, लेकिन इसमें मेन काम क्या होगा? वाई स्टैंडर्डाइजिंग स्किल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। कैसे? कौशल को बढ़ावा ही तो देते हैं जो एनएसक्यूएफ, हेल्प कैसे करती है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करती है? आपको कौशल प्रशिक्षण और मूल्यांकन को मानीकृत करके, वाई स्टैंडर्डाइजिंग दी स्किल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, इसको मजबूत करके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई स्टैंडर्डाइजिंग स्किल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसक्यूएफ? एनएसक्यूएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे एनएसक्यूएफ का उद्देश्य पूछा है कि एनएसक्यूएफ का उद्देश्य क्या होता है, तो वो आपको बताना है। एनएसक्यूएफ का उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और संरचना तैयार करना,
ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। टू फंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को निधि देना, ये भी गलत हो जाएगा। टू प्रमोट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टू स्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशंस अक्रॉस सेक्टर्स, विभिन्न क्षेत्रों में योग्यताओं का मानकीकरण करना, इसका आंसर हो जाएगा। जो एनएसक्यूएफ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स यही रहता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स आपका यही रहता है, टू स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिफिकेशंस अक्रॉस सेक्टर्स, विभिन्न क्षेत्रों में योग्यताओं का मानकीकरण करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स के वर्गीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ब्लूम्स थे, उनका जो टैक्सोनॉमी था वो उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? प्राइमरी गोल, प्राइमरी गोल पूछा है। प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल क्या है आपको बताना है। टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, मनोरंजन प्रदान करना, आपका गलत हो जाएगा। टू क्लासीफाई एनिमल्स, जानवरों को वर्गीकृत करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई ग्रेडिंग, ग्रेडिंग को सरल बनाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। टू प्रोवाइड हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, सोच के उच्चतर रूपों को बढ़ावा देना, सोच के उच्चतर रूपों को बढ़ावा देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, सोच के उच्चतर रूपों को बढ़ावा देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? व्हाट डज एनएसक्यूएफ स्टैंड फॉर, एनएसक्यूएफ का अर्थ क्या है? यहाँ पे एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये ऑप्शन कौन सा है? नेशनल, पहला ही ऑप्शन है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड फ्रेमवर्क। आपका ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ऑप्शन 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर होगा? व्हाट डज दी एप्लीकेशन लेवल इन्वॉल्व, अनुप्रयोग स्तर में क्या शामिल है? अनुप्रयोग स्तर में शामिल क्या है आपको ये बताना है। व्हाट डज दी एप्लीकेशन लेवल इन्वॉल्व, आपको बताना है कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। अप्लाइंग नॉलेज, ज्ञान को लागू करना, या फिर अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, तथ्यों को समझना, या फिर आपका क्रिएटिंग न्यू वर्क, नया काम बनाना, या फिर इवेल्युएटिंग कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं का मूल्यांकन करना, ये भी नहीं होगा। क्रिएटिंग न्यू वर्क, नया काम बनाना भी नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, तथ्यों को समझना, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। अप्लाइंग नॉलेज, ज्ञान को लागू करना, अप्लाइंग नॉलेज, ज्ञान को लागू करना, अप्लाइंग नॉलेज ऐसे भी याद कर सकते हैं। एप्लीकेशन पूछा है, एप्लीकेशन लेवल इन्वॉल्व, तो अप्लाइंग हो जाएगा। अप्लाइंग नॉलेज, ज्ञान को लागू करना, ज्ञान को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो। विच मेथड इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन लेवल टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, किसी अवधारणा की समझ को प्रदर्शित करने के लिए अनुप्रयोग स्तर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो आपको आंसर बताना है कि किसी अवधारणा की समझ को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है, स्तर है, वो आपको बताना है कि किस पद्धति में उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है 9th का आंसर क्या होगा। समराइजिंग, सारांश बनाकर, रॉन्ग हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करके, ये भी गलत हो जाएगा। एवेल्युएटिंग, एवेल्युएटिंग मूल्यांकन करके, ये भी गलत हो जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग, कार्यान्वित करके, कार्यान्वित करके, आपको इम्प्लीमेंट करके तो दिखाना पड़ेगा। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? कैसे आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे आप डिमॉन्स्ट्रेशन और लेसन प्लान बनाते हैं,
जैसे कि पीओटी में लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान में क्या करते हैं आप, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या, प्रैक्टिकल आपको पढ़ाना पड़ता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखाएंगे, इम्प्लीमेंट करके, इम्प्लीमेंटेशन करके, इम्प्लीमेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो उसके आधार पे आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। इम्प्लीमेंटिंग, कार्यान्वित करना, कार्यान्वित करना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज दी गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल एम्फेसाइज इन दी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में निर्देशित प्रतिक्रिया स्तर किस पर जोर देता है, आपको आंसर बताना है। जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें निर्देशित प्रतिक्रिया स्तर किस पर जोर देता है, आपको बताना है। क्या ऑप्शन ऑप्शन है, इनिशियल इनिशियल लर्निंग, प्रारंभिक शिक्षा, हैबिचुअल एक्शंस, आदतन क्रियाएं, या फिर प्रिसीजन, सटीकता, या फिर न्यूट्रलाइजेशन, प्राकृतिककरण, प्राकृतिककरण, न्यूट्रलाइजेशन। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा आपका, न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, प्रिसीजन भी नहीं होगा, आपका हैबिचुअल एक्शंस भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, इनिशियल लर्निंग, प्रारंभिक शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइडेड रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, गाइडेड रिस्पॉन्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, गाइडेड रिस्पॉन्स साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन में आंसर क्या हो जाएगा, इनिशियल लर्निंग, प्रारंभिक शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्किल इज इन्वॉल्व्ड इन द गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल फॉर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के निर्देशित प्रतिक्रिया स्तर में कौन सा कौशल शामिल है, आपको बताना है। जो साइकोमोटर डोमेन के निर्देशित प्रतिक्रिया स्तर में कौन सा कौशल शामिल है। व्हाट स्किल इन्वॉल्व इन गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, आपको बताना है कौन सा होगा। रिकॉग्नाइजिंग क्लूज, संकेतों को पहचानना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मॉडिफाइंग मूवमेंट्स, मूवमेंट्स को संशोधित करना, ये भी गलत हो जाएगा। क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स, नए पैटर्न बनाना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का पालन करना, इसका आंसर हो जाएगा निर्देशों का पालन करना। व्हाट स्किल, कौन सी स्किल रहती है, स्किल इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व पूछी थी आपकी किसमें, गाइडेड गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स में पूछी थी आपकी जो साइकोमोटर डोमेन डोमेन में पूछी थी, जो आपका आंसर हो जाएगा फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन करना। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन करना। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज वन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इन एजुकेशन। शिक्षा में परीक्षण आयोजित करने का एक उद्देश्य क्या है, शिक्षा में परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज रहता है। कंडक्टिंग टेस्ट इन एजुकेशन, जो आपके टेस्ट होते हैं आपकी शिक्षा में, जैसे कि स्कूल्स में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में जो टेस्ट होते हैं आपके, एफए हो गया, हाफ ईयरली हो गया, वो टेस्ट रहते हैं, क्यों कराए जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है आपको एजुकेशन, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का, टू एंटरटेन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए, छात्रों को मनोरंजन करना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अ बेसिक फॉर सिलेक्शन, चयन के लिए आधार प्रदान करना, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन, चयन के लिए आधार प्रदान करना। टेस्ट क्यों क्यों कराए जाते हैं जो स्कूल्स में रहते हैं, जो मिनी टेस्ट रहते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, क्यों कराए जाते हैं, ये जो आपका आधार है, आधार आपका मजबूत हो सके, जो आपका सिलेक्शन अच्छा हो सके, सिलेक्शन बेस्ड बेसिक नॉलेज मिल जाए, बेसिक नॉलेज
मिल जाए, इसलिए आपको टेस्ट कराए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा था, टू रिप्लेस टीचिंग, शिक्षण को प्रतिस्थापित करना, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी टू कंफ्यूज लर्नर्स, शिक्षार्थियों को भ्रमित करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सिलेक्शन, चयन के लिए आधार प्रदान करना, चयन के लिए आधार प्रदान करना, आपका चयन के लिए आधार प्रदान करना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण की एक विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है आपका, कि विशेषता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स पूछा है, ऑब्जेक्टिव्स पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका गुड टेस्ट का, गुड टेस्ट, अच्छा टेस्ट कैसे हो सकता है, अनरिलायबल, अविश्वसनीय बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूजिंग भ्रामक नहीं, डिफिकल्ट नहीं, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मीजर्स अचीवमेंट, उपलब्धि का उपाय, उपलब्धि के उपाय, मीजर्स अचीवमेंट, मीजर्स अचीवमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ अचीव करने के लिए तो करते हैं आप, टेस्ट क्यों देते हैं, अच्छा टेस्ट क्यों होना चाहिए, अच्छा टेस्ट इसलिए होना चाहिए कि आपका कुछ अचीवमेंट, गोल अचीव हो सके। मीजर्स अचीवमेंट, उपलब्धि के उपाय, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इवेल्युएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रभावी मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ऑप्शन बताने हैं कि कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के प्रभावी मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, कौन सा ऑप्शन आवश्यक है, ये आपको बताना है कि क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इवेल्युएशन, इफेक्टिव, इफेक्टिव इवेल्युएशन, इफेक्टिव एवेल्युएशन इन एजुकेशन, इन एजुकेशन, क्या आंसर हो जाएगा आपका 14 का। देखते हैं ऑप्शन, पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत राय, गलत हो जाएगा। रैंडम गेसिंग, यादृच्छिक अनुमान, ये भी गलत हो जाएगा। एम्बिगियस स्टैंडर्ड्स, अस्पष्ट मानक, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर क्राइटेरिया, स्पष्ट मानदंड, स्पष्ट मानदंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर क्राइटेरिया, स्पष्ट मानदंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है, व्हाट इज इन्वॉल्व इन द एनालिसिस लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम के वर्गीकरण के विश्लेषण स्तर में क्या शामिल है। ब्लूम्स थे जो उन्होंने जो टैक्सोनॉमी दिया था उसमें एनालिसिस लेवल में क्या शामिल था, एनालिसिस लेवल में क्या शामिल था आपको बताना है। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, जानकारी को तोड़ना, या फिर क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, नए विचार बनाना, ऑप्शन बी नहीं होगा। मेकिंग जजमेंट्स, निर्णय लेना, ये भी आपका नहीं होगा। अप्लाइंग नॉलेज, ज्ञान को लागू करना, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, जानकारी को तोड़ना, जानकारी को तोड़ना है। एनालिसिस फेज में यही तो बताया था, एनालिसिस जो फेज था हमारा, जो ब्लूम्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी थी, उसमें यही बताया गया था कि एनालिसिस करेंगे हम जब भी, तो उसमें क्या करेंगे, जानकारी को तोड़ेंगे, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, जानकारी को तोड़ना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 में क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म कंपिटेंसी रिफर टू इन एनएसक्यूएफ, एनएसक्यूएफ में योग्यता शब्द का क्या अर्थ है, आपको बताना है कि योग्यता शब्द है जो कंपिटेंसी है, कंपेटेंसी,
कम्पिटेंसी, ये आपने देखा होगा कि इंग्लिश कम्पिटेंसी जब भी आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग का एग्जाम देखते हैं तो उसमें आता है, जैसे कि ओ लेवल होना चाहिए आपका है, और कम्पिटेंसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग की योग्यता। योग्यता ही तो पूछते हैं, योग्यता आपको होनी चाहिए, 10th होना चाहिए आपका, 12th होना चाहिए आपका, बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन है जिस विभाग में जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे क्वालिफिकेशन मांगेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है, कम्पिटेंसी रिफर इन एनएसक्यूएफ में, जो एनएसक्यूएफ में रहता है, इसका मतलब बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज, कितनी नॉलेज है आपकी, स्किल्स क्या है, एटीट्यूड, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण आपका मतलब रहता है कॉम्पिटेंसी का। नॉलेज स्किल एंड एप्टीट्यूड, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण। ओनली स्किल्स गलत हो जाएगा, ओनली नॉलेज गलत हो जाएगा, सर्टिफिकेशन एंड प्रोसेसेस गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाए क्योंकि ओनली नहीं होंगे, नॉलेज भी होनी चाहिए इसमें, आपकी स्किल्स भी देखते हैं, एटीट्यूड भी देखते हैं आपका कि दृष्टिकोण आपका कैसा है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं कॉम्पिटेंसी में आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिंथेसिस लेवल। संश्लेषण स्तर पर, संश्लेषण स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंथेसिस लेवल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सिंथेसिस लेवल का, आपको बताना है 17 का आंसर। ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, जानकारी को तोड़ना, ये आप ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का है जो एनालिसिस फेस में दिया था कि ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, जानकारी को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुटिंग पार्ट्स टुगेदर, भागों को एक साथ रखना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, मेकिंग जजमेंट, निर्णय लेना, ये गलत हो जाएगा। रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को याद करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। पुटिंग पार्ट्स टुगेदर, भागों को एक साथ रखना, भागों को एक साथ रखना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंथेसिस, सिंथेसिस लेवल, जो सिंथेसिस लेवल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये है आपका पुटिंग पार्ट्स टुगेदर, एक साथ आपको सारे पार्ट रख देने, भागों को एक साथ जोड़ देना, भागों को एक साथ जोड़ देना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुटिंग पार्ट्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 में क्या पूछ रहा है। व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञात्मक डोमेन में क्या शामिल है, क्या शामिल है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन में क्या शामिल है, कॉग्निटिव डोमेन में पूछा है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसमें आपको बताना है कॉग्निटिव डोमेन में क्या शामिल है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉलेज, इमोशनल ग्रोथ, भावनात्मक विकास नहीं होगा, फिजिकल स्किल शारीरिक कौशल भी नहीं होगा, सोशल स्किल सामाजिक कौशल भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा इसमें, नॉलेज, जो कॉग्निटिव डोमेन है इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज, ज्ञान। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, नॉलेज, ज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में क्या कह रहा है, व्हाट डज दी साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब, साइकोमोटर डोमेन का क्या वर्णन करता है, साइकोमोटर डोमेन है जो साइकोमोटर, तो आपको ये बताना है इसका आंसर, 19 का क्या आंसर हो जाएगा, व्हाट डज दी साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब, साइकोमोटर डोमेन क्या डिस्क्राइब करती है आपको बताना है। इमोशनल स्किल, भावनात्मक कौशल, गलत हो जाएगा। फिजिकल स्किल शारीरिक कौशल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉग्निटिव स्किल संज्ञात्मक कौशल भी नहीं होगा, सोशल स्किल सामाजिक कौशल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में
फिजिकल फिजि, फिजिकल स्किल जो आपकी होती है, फिजिकल आप जो काम करते हैं, शारीरिक कौशल करते हैं, शारीरिक कौशल आप करते हैं, वही आंसर हो जाएगा। फिजिकल स्किल विल बी दी करेक्ट आंसर। साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब फिजिकल स्किल, शारीरिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, व्हाट इज दी फोकस ऑफ द कंप्रिहेंशन लेवल। कंप्रिहेंशन लेवल पूछा है, समझ स्तर का ध्यान किस पर है, समझ स्तर पर ध्यान किस पर है। ऑप्शन ए अप्लाइंग टेक्निक्स, तकनीकों को लागू करना, तकनीकों को लागू करना, ये आपका नहीं होगा। समझ स्तर पर, समझ स्तर का ध्यान किस पर है, क्रिएटिंग पैटर्न, पैटर्न बनाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें लॉजिकल थिंकिंग वगैरह पैटर्न्स बनाएंगे ये, तब आपको समझ समझ होगी ना, कुछ आप लॉजिक्स लगाएंगे, पैटर्न्स यूज करेंगे, तभी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कंप्रिहेंशन होगा, कंप्रिहेंशन लेवल फोकस करेगा, है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग पैटर्न्स। अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, ये भी नहीं होगा, विचारों को समझना। जजिंग वर्क, काम का आकलन करना, ये भी नहीं होगा। जो आपका सूटेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो परफेक्ट आंसर होगा, वो क्रिएटिंग पैटर्न, पैटर्न बनाना, कंप्रिहेंशन लेवल है आपका, जो फोकस करता है आपकी समझ को। कंप्रिहेंसिव लेवल क्रिएटिंग पैटर्न, पैटर्न बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म टैक्सोनॉमी रिफर टू इन एजुकेशन। शिक्षा में वर्गीकरण शब्द का क्या अर्थ है। टैक्सोनॉमी, इसको हम बोलते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण बोलते हैं। इसमें एजुकेशन में क्या रोल है इसका, एजुकेशन में क्या क्यों महत्वपूर्ण है आपका। शिक्षा में वर्गीकरण शब्द का अर्थ क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ पूछा है, तो वो आपको बताना है। 21 का, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का वर्गीकरण नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का भी वर्गीकरण नहीं है टैक्सोनॉमी में, शिक्षा में। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्णन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टैक्सोनॉमी है एजुकेशन में, उसमें बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ही किया गया है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स, उपकरणों का वर्गीकरण नहीं किया गया। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22वां देखते हैं, 22 में क्या कह रहा है, व्हाट डज दी इवेल्युएटिंग लेवल इन इन्वॉल्व। मूल्यांकन स्तर में क्या शामिल है, व्हाट डज दी इवेल्युएटिंग लेवल इन्वॉल्व, मूल्यांकन स्तर में क्या शामिल है, आपको बताना है। 22 का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए डिजाइनिंग न्यू वर्क, नए काम की रूपरेखा बनाना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी मेकिंग जजमेंट, निर्णय लेना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेकिंग जजमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेकिंग जजमेंट। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं होगा। अवधारणा को समझना, ऑप्शन डी अप्लाइंग नॉलेज, ज्ञान को लागू करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट डज दी इवेल्युएटिंग लेवल इन्वॉल्व, मूल्यांकन स्तर में क्या शामिल है, मेकिंग जजमेंट, इवेल्युएटिंग लेवल में, इवेल्युएटिंग लेवल में क्या शामिल है, आपका हो जाएगा मेकिंग जजमेंट। इवेल्युएट करते हैं जब निर्णय लेते हैं, तो इवेल्युएशन ही तो होता है, जजमेंट ही तो होता है। मेकिंग जजमेंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं, 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अंडर एनएसक्यूएफ, एनएसक्यूएफ के तहत राष्ट्रीय व्यवसायिक मानकों एनओएस का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। एनओएस का उद्देश्य बताना है, जो है नेशनल
ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। आपको बताना है एनओएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका, वो आपको बताना है। टू डिफाइन द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर अ जॉब रोल, या फिर टू सेट हायर एजुकेशन क्राइटेरिया, टू एलोकेट ट्रेनिंग फंड्स, या फिर टू असेट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। टू असेट्स, टू टू एसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, छात्र प्रदर्शन का आकलन करना। टू एलोकेट ट्रेनिंग फंड, प्रशिक्षण निधि आवंटित करना, ये भी गलत हो जाएगा। टू सेट हायर एजुकेशन क्राइटेरिया, शिक्षा उच्च शिक्षा का मानदंड निर्धारित करना, ये भी गलत हो जाए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। टू डिफाइन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर अ जॉब रोल, नौकरी की भूमिका के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना। जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स है इसमें बताया जाता है कि जो आपकी नौकरी की भूमिका के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना, जो डिफाइनिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर अ जॉब रोल के बारे में बताया जाएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपके स्टैंडर्ड्स रहेंगे, ये आपकी बताया जाएगा एनओएस में। टू डिफाइनिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर अ जॉब रोल, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। टू डिफाइनिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर अ जॉब रोल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द नॉलेज लेवल, ज्ञान स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? ज्ञान स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? अप्लाइंग स्किल, कौशल लागू करना, नहीं होगा। इवेल्युएटिंग वर्क, काम का मूल्यांकन करना, नहीं होगा। क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, नए विचारों का निर्माण करना, ये भी नहीं होगा। रिकॉलिंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ नॉलेज लेवल, अगर आपके लिए नॉलेज लेवल पता करनी है, ज्ञान के स्तर की मुख्य विशेषता क्या है, तो कैसे आप ज्ञान पता करेंगे? रिकॉलिंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना, तथ्यों को याद करके ही तो आप नॉलेज लेवल पता कर पाएंगे। मेन फीचर है आपका ज्ञान स्तर की मुख्य विशेषता है रिकॉलिंग फैक्ट्स। 23 का 24 का ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। रिकॉलिंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हमने कंप्लीट कर लिए क्योंकि टाइम कम है और हमें क्वेश्चंस ज्यादा करने। अभी तो हमें पीओटी के 16 लेक्चर हैं, 16 लेक्चर कंप्लीट करने। क्वेश्चन ये देख लो, उसके बाद बात करते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड टर्म फॉर द नॉलेज लेवल इन द रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्यों के संशोधित वर्गीकरण में ज्ञान स्तर के लिए संशोधित शब्द क्या है? आपको इसका आंसर बताना है। 25 का क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग, समझना, नहीं होगा। रिमेम्बरिंग, याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाए। क्रिएटिंग नहीं होगा, एवेल्युएटिंग भी नहीं होगा। पूछा क्या था इसमें? व्हाट इज द रिवाइज्ड टर्म फॉर द नॉलेज लेवल इन रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्यों के संशोधित वर्गीकरण में ज्ञान स्तर के लिए संशोधित शब्द क्या है? रिमेम्बरिंग, याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमेम्बरिंग, याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने अभी पीओटी का सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिया है। पीओटी का हमने सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिया है। यूनिट का नाम क्या था? असेसमेंट, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट एंड इवेल्युएशन। ये हमने चैप्टर 2 था जो हमारा यूनिट 2, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड यूनिट पीओटी का। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पीओटी जो टीएम है इसका यूनिट 3 करेंगे, यूनिट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने यूनिट 2 के कितने क्वेश्चंस किए हैं? 25 एमसीक्यूज किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट है सीआईटीएस फाइनल एग्जाम के लिए, सीआईटीएस फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका जो सीआईटीएस फाइनल एग्जाम होगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। आपको ये
पढ़ के चले जाने हैं और रट रट लेने हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में आपका पीओटी का जो टीएम का पेपर होगा इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। तो आपको 2x की स्पीड से देख लेना, अगर वीडियो टाइम कम है तो अभी 2x की स्पीड ऑन कर लेनी है, 2x की स्पीड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पूरा वॉच करने हैं, सारे वीडियोस देखने हैं जितने भी है, सॉफ्ट स्किल भी देख के जाना है आपको, है पीओटी भी देख के जाना है, ट्रेड थ्योरी भी देख के जाना है, जो सीएसए हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो सारे वीडियो आप देख लो, चाहे 2x की स्पीड में देख लो, चाहे 1.5x की स्पीड में देख लो, लेकिन पूरा वीडियो देख के जाना है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा पीओटी का टीएम का यूनिट 3 होगा, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, और हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे।